नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उत्तर प्रदेश चुनाव, उत्तराखंड, पंजाब, पांचों राज्यों का चुनाव शुरू हो गया है और पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग से ऐसा लगता है कि मतदाता न तो बहुत खफा हैं और न बहुत खुश हैं। लगभग 65% मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो कि औसत से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वोट कम पड़ते हैं तो उसका असर परिलक्षित हो जाता है। और एंटी इनकम्बेंसी के अलावा अगर दूसरे मुद्दों पर चुनाव होते हैं और उसमें एक मध्यम दर्जे का आंकड़ा आता है, और ये 65% जो है मध्यम दर्जे का ही आंकड़ा है, न तो ये बहुत ऊंचाई पर है और न बहुत निचाई पर है। तो ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट हो रही है। इसमें एंटी इनकम्बेंसी भी है और दूसरे कारणों की वजह से भी मतदाताओं का रुझान पहले की अपेक्षा बदला हुआ है। आज दूसरे चरण के लिए यानी 14 फरवरी को मतदान के लिए शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होगा 14 फरवरी को। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और गोवा के चुनाव भी 14 फरवरी को ही होंगे। तो 9 जिलों की 55 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव 14 तारीख की सुबह शुरू होगा और शाम खत्म होगा। ये कौन कौन से जिले हैं? सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर। तो इन 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान के लिए मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है और वे क्या सोच रहे हैं और क्या समझ करके वोट देंगे, किसको जिताना चाहेंगे, किसको हराना चाहेंगे, यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन अमूमन ये माना जा रहा है कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन पश्चिम और मध्य का सटा हुआ इलाका और तराई का क्षेत्र है, जहां पर किसान आंदोलन का असर था और इसी के पास में ही, इन्हीं इलाकों में ही किसानों की संख्या ज्यादा थी और किसान उत्तर प्रदेश के जो संघर्षरत थे लगभग 1 साल से। हमने देखा है कि बरेली, शाहजहांपुर, अमरोहा, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, बदायूं, यहाँ के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर लंबे समय तक डटे रहे हैं और मैंने कई लोगों के साक्षात्कार भी उस समय लिए थे, बातचीत किया था और वर्तमान सरकार के पक्ष में वे बिल्कुल नहीं बात कर रहे थे, बल्कि वर्तमान सरकार, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, सबको हटाने की मांग कर रहे थे। अब उनका रुझान किस तरफ होगा? किसान आंदोलन वापस हो गया है, 3 काले कानून वापस हो चुके हैं, तो क्या उन किसानों की समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं? क्या वे किसान खुश हो गए हैं जो आंदोलनरत हो करके एक समय पूरे बॉर्डर को घेर लिए थे, दिल्ली को घेर लिए थे? लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसान अभी एक भी किसान नहीं खुश है, बल्कि किसानों में हताशा, निराशा और परेशानी इतना बढ़ गई है कि किसान आंदोलन के समय से भी ज्यादा कुपित और आक्रोशित हो गए हैं। उसकी वजह है कि 3 काले कानून तो वापस हुए, लेकिन बाकी 6 मांगों पर सरकार ने गंभीरता पूर्वक, संवेदनशील होकर के विचार नहीं किया और उसे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की है। तो इस वजह से किसान आक्रोश दिवस तो मनाए ही और वादा खिलाफी दिवस भी मनाए, और अब किसान
खुद उत्तर प्रदेश के कोने कोने में उतर करके किसानों के सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। और वही किसान क्षेत्र है ये 9 जिले, जहां पर कि 55 सीटों पर चुनाव 14 को होने जा रहा है। तो हमारी कई किसानों से और कई बदायूं के लोगों से, सहारनपुर के लोगों से, बिजनौर के लोगों से, यहाँ पर हमारे एक पुलिस अधिकारी हैं, और अमरोहा यहाँ पर एक हमारे डिप्टी कलेक्टर स्तर के हैं, और रामपुर में हमारे कई मित्र हैं, बरेली में हमारे रिश्तेदार हैं, शाहजहांपुर में। तो इनमें कई लोगों से, लगभग 15 लोगों से हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि किसान आंदोलन हावी है और यहाँ पर मुसलमानों का, जाटों का और ओबीसी जातियों का गठजोड़ हो गया है और बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसी ने भी, जिनसे मैंने बात किया है, ऐसी बात नहीं कही कि भारतीय जनता पार्टी को यहां एक भी सीट मिल सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है, हमने 15 लोगों से बात किया है और 15 लोगों के आधार पर बता रहे हैं, तो इसे हम पूरे क्षेत्र का सर्वे नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक मोटा मोटी अनुमान जरूर होता है, या लोगों से कहने पर, लोगों के आक्रोश के आधार पर, कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खास करके दिल्ली से सटे हुए जिले और सहारनपुर के बाद ये मुरादाबाद से लेकर के और मेरठ, इन सब क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूं, जो वोटिंग हुई है, अगर यहां पर 65% वोटिंग हुई है, तो इसका मतलब है कि किसानों में और मुसलमानों में, किसान और दलितों में जरूर एकजुटता है, और इसी एकजुटता की वजह से 65% वोटिंग हुई है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जिन्ना और गन्ना की बात है, और भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का अनुमान था, वो नहीं हो पाया है इन चुनावों में, 2022 के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि बल्कि जिन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कार्ड खेला था, वे उल्टे हो पड़ गए हैं, और इन भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक और डराने वाले, धमकी वाले बयान देकर के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। देख लेने और घर में उतार देने, इतनी गर्मी से ठंडी ला देंगे कि शिमला बन जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऐसी बातें करने पर लोगों ने, खास करके किसानों ने, जाटों ने, दलितों ने इसे अपने स्वाभिमान का विषय बनाया है। और मुसलमान तो पहले से ही या हमेशा से ही खफा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो जो जितना खफा, आक्रोशित मुस्लिम रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इस बार दलित और जाट मतदाता और ओबीसी के पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां रही हैं। हाँ, इसमें दलित वोट जो है वो निश्चित रूप से कुछ भारतीय जनता पार्टी को गया होगा, खास करके कोरी वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, क्योंकि रामनाथ कोविंद को कोरी लोग अपने समाज का, बिंद समाज का मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नजदीक बहुत दिनों से है। कोरी समुदाय का वोट लगभग 90% तक हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, और इस बार भी मिला होगा। और इस तरह से दलितों का वोट मायावती को, सबसे ज्यादा मायावती को ही मिला होगा, ऐसी बात नहीं है। उनका एक जाटव जो है, उनका पक्का वोट है, उनका अंधभक्त है, तो जाटों का वोट मिला होगा। लेकिन यह कहे कि मायावती को भारी भरकम वोट मिला है, तो यह असंभव है। और क्योंकि दलित समाज का वोट काटने के लिए चंद्रशेखर उर्फ रावण भी हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर उर्फ रावण का काफी जनाधार है, और उस जनाधार के आधार पर वे 1-2 सीटें लगभग 3 सीटें जीत भी सकते हैं। और वे अगर किसी का वोट काट रहे हैं तो वो मायावती का वोट काट रहे हैं, न तो वे कांग्रेस का काट रहे हैं, न उन्हें वे राष्ट्रीय लोकदल का, न समाजवादी पार्टी का, सिर्फ और सिर्फ मायावती का वोट। और मायावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कही जाती है, और बी टीम का काम उसने इन चुनाव में भी किया है, जो देखने पर परिलक्षित होता है। और इसे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, हर कोई देख रहा है कि मायावती ने
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 12 सीटें मुस्लिमों को दी। इसकी वजह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो न किसी मुस्लिम को टिकट देने वाली है और न भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कोई मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतने वाला है। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र की भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर किसी मुस्लिम को अगर एकाध कोई दे देती है टिकट तो वो अपवाद माना जाएगा और इस अपवाद को सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के मुसलमानों का वोट हथियाने के लिए मायावती का इस्तेमाल की है और मायावती से 12 सीटें मुसलमानों को दिलवाई है। भारतीय जनता पार्टी को एक मुसलमान एक भी वोट नहीं देता, इसलिए उसने मायावती को चुना और मायावती को बोला कि सभी सीटों पर जो मुस्लिम बहुत सीटें हैं वहां पर अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारिए और अगर जीतते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हारते हैं तब भी समाजवादी पार्टी के वोट कटेंगे। तो ये रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दलित, मुस्लिम का और जाट इनका कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ है कि दलितों का ही कुछ प्रतिशत वोट मायावती को मिलेगा या मायावती के 12 विधायकों को मिलने वाला है, विधायक क्या प्रत्याशियों को मिलने वाला है। बाकी एक मुश्त वोट राष्ट्रीय लोकदल और समाज पार्टी की ओर गया हुआ है और बहुत से चुनावी विश्लेषक यह कह रहे हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और रालोद की हवा चल रही है, बल्कि आंधी चल रही है और इस आंधी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। 2014, 2017, 2019 की स्थितियां आज नहीं है। किसान आंदोलन की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, कोरोना की मौतों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल दुबली और डामाडोल हो गई है और वह हार के कगार पर खड़ी हुई है। ऐसी स्थिति क्यों और कैसे उत्पन्न हुई ये तो बाद में विश्लेषण का बात है, लेकिन अभी जो चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी होनी चाहिए थी लेकिन वो उल्टा हो गया है, बल्कि समाजवादी पार्टी और रालोद की आंधी चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऐसा हमारा नहीं कहना है या किसी गोदी मीडिया का नहीं कहना है, बल्कि चुनाव सर्वेक्षण, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो है भारत में है CSDS, इसके प्रमुख संजय कुमार का ऐसा कहना है, जो सबसे बड़े सिफोलॉजिस्ट माने जाते हैं आजकल, और वे उनके ऊपर आरोप भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS से प्रभावित हैं, कम बोलते हैं लेकिन जो ज्यादा जो बोलते हैं उसमें दम होता है। और अक्सर ऐसा हुआ है कि उनके आकलन के अनुसार सीटों के मामले में, मतों के मामले में उनके आकलन काफी हद तक सही रहे हैं। हालांकि कई बार चौपट भी हुए हैं उनके भी आंकड़े, खास करके दिल्ली और पश्चिम बंगाल में उनके आंकड़े फ्लॉप रहे हैं। लेकिन अगर एक RSS के द्वारा संचालित और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वित्त पोषित संस्था CSDS अगर ऐसी बात कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही है, समाजवादियों की और रालोद की आंधी चल रही है, तो इस पर सहज ही विश्वास किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां बुरी तरह से हार होने वाली है। लेकिन एक चीज और बता दें कि जिन 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होने वाला है, यहां पर भी कमोबेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति रहने वाली है और यहां पर 65% से अधिक वोट पड़ने की संभावना है। इसकी वजह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो दुश्मन क्षेत्र था, किसान बेल्ट जिसे कहा जाता है, यह किसान बेल्ट है और यहां पर संभल है, अमरोहा है, रामपुर है, मुरादाबाद, यहां पर गन्ने की खेती बहुत होती है और गन्ने की खेती करने वाले किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। 14,500 करोड़ रुपए अभी इनका बकाया है गन्ना मिलों के ऊपर और वो
किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, और महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, ये तो कॉमन है, ये समस्याएं तो पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूरे भारत की समस्याएं हैं, कोरोना की वजह और महंगाई की वजह, ये सब। लेकिन जो पूरे देश की समस्या नहीं है, वो सबसे बड़ी समस्या इन क्षेत्रों में आवारा पशुओं की है। आवारा पशुओं की देन योगी सरकार की है। योगी सरकार की नीतियों के तहत इनके द्वारा बंद की गई तमाम कत्लगाह और कत्लेआम करने वाली जो बूचड़खाने होते थे, इनको बंद किए गए, और ऐसे कानून बनाए गए, सख्त कानून बनाए गए, जिसमें लोगों को पशुओं के साथ क्रूरता करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। और इनके पशुओं के पालन पोषण के लिए, विकास के लिए जो काम किया है योगी सरकार ने, उसी का परिणाम है कि पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हुई है। और यह समस्या सिर्फ मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की है। और इस समस्या को आप कितना भी नजरअंदाज करना चाहें, लेकिन उत्तर प्रदेश के गांव में, रूरल क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी समस्या मानी जा रही है, वो आवारा पशुओं की समस्या मानी जा रही है, क्योंकि ये खेतों को चर जाते हैं और खेतों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और इनका समाधान, इनका हल निकालने के लिए योगी सरकार ने कोई भी सकारात्मक काम न किया है, और न करने के लिए इनके घोषणा पत्र में कोई प्लानिंग है। तो हमारा यह कहना है कि जो रिजल्ट या जो प्रतिशत मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लगभग 65%, और ये 65 से ज्यादा भी हो सकता है तराई के क्षेत्रों में, मध्य उत्तर प्रदेश में, अवध के क्षेत्रों में, क्योंकि जब आक्रोश होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, और भी अनेक कारण होते हैं जिससे सत्ता के खिलाफ लोगों में हुजूम उठता है, तो ऐसी स्थितियां आती हैं 65 या 65% के ऊपर ही मतदान होते हैं। आप उदाहरण के लिए देखिए कि देश का विधानसभा चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा हमारा चुनाव क्षेत्र है साहिबाबाद, जो गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर है। यहां पर 47% वोट पड़े हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा यह भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 65% वोट, और साहिबाबाद जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है देश का, यहां पर 47% वोट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये यहां पर ग्रामीण नहीं रहते हैं, यहां पर कस्बाई नहीं रहते हैं, यहां पर एंटी इनकम्बेंसी का असर बहुत ज्यादा नहीं है, और यहां पर आवारा पशुओं जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा शहरी क्षेत्र है, साहिबाबाद का क्षेत्र। और इन क्षेत्रों में नौकरी पेशा लोग रहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, एलिट भी रहते हैं। एलिट का मतलब कि उच्च मध्यम वर्ग के लोग, बड़े लोग, जिसमें व्यापारी भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, तो वे लोग भी रहते हैं। और वे ज्यादातर लोग बड़े वर्ग के या सवर्ण लोग या ब्राह्मण वर्ग के लोग जो नौकरी पेशा में हैं, जज हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, तो वे लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। वही क्षेत्र हमारा साहिबाबाद का क्षेत्र है। और हमारे आसपास भी कोई बैंक ऑफिसर है, तो कोई डॉक्टर है, तो कोई, मतलब कि हर पेशे में जो ऊंचाइयों पर लोग होते हैं, जो कैरियर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है, वो चाहे आईएएस पीसीएस की नौकरी हो, डॉक्टरी पेशा हो, सीए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हो, तो ऐसे ही लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं। और इन लोगों के इन क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती। और दूसरा, इन क्षेत्रों में ब्राह्मणवाद और सवर्णवाद हावी है। और ब्राह्मणवाद, सवर्णवाद अगर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल को जिताना नहीं चाहता है, तो हराना भी नहीं चाहता है आज के दिन में, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों के आधार पर, इनके बढ़ाए हुए बिजली दरों के आधार पर, शिक्षा के मामले में जीरो होने के आधार पर, ऊंची जातियों के लोग और सवर्ण लोग और प्रशासनिक कार्यों में लगे लोग भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं खफा नजर आते हैं। ठीक इसी प्रकार से पूर्वांचल की 106 सीटें हैं, और यहां पर भी चुनाव नजदीक है। इनमें जो है पूर्वांचल की
106 सीटों में इलाहाबाद भी आता है। इसमें 12 सीटें इलाहाबाद में हैं, जिस पर पिछले चुनाव में यानी 2017 के चुनाव में 12 में से 8 सीटें बीजेपी के नाम थी। लेकिन मैं इसी क्षेत्र में अभी बैठा हुआ हूं, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक मैंने एक तरह से दौरा किया है। एक शादी कार्यक्रम में गया था, हमारे भतीजे की शादी थी, तो लखनऊ में भी मैंने लोगों से बात किया। वहां पर भी, लखनऊ के शहर के अंदर भी हमने देखा कि लोगों में आक्रोश है। मैंने महिलाओं से बात किया तो उन्होंने उज्ज्वला की बात और गैस की महंगाई की बात और 200 पार सरसों के तेल की बात कही, और किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की बात नहीं कही। ठीक वही चीज रायबरेली और बछरावा जो रास्ते में पड़ते हैं, कुंडा और आपका लालगंज, गोपालगंज, जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, इन सब क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी का नामलेवा इस बार कोई नहीं है। ये कोई गढ़ी बातें नहीं है, बल्कि देखी दिखाई और सुनी सुनाई बातें हैं अपने कानों से। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के 8 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, और इनमें 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी की भी थी। प्रतापपुर और हरिया, यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन इस बार एक सर्वे करने पर, बातचीत करने पर, मैंने माघ मेला में भी लोगों से बातचीत किया था। 2 दिन पहले माघ मेला में गया था, वहां पर भी श्रद्धालुओं से बात करने पर, जबकि इस मेला में तो धर्म के आधार पर वो मेला लगता है, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा महाकुंभ और बहुत बड़ा पवित्र माना जाता है माघ मेला, तो वहां पर ज्यादातर श्रद्धालु लोग ही आते हैं। और लेकिन श्रद्धालुओं में भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के प्रति कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है। उनकी भी इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी से मर चुकी है। अब वो चाहे किसान आंदोलन की वजह से हो, या फिर कोरोना की बद इंतजामी से संबंधित हो, या महंगाई की वजह से, या पशुओं की समस्या की वजह से। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जिन क्षेत्रों में चुनाव हो चुके हैं, वहां की आंधी और यहां की अगर आंधी नहीं होगी तो हवा जरूर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और यह न सिर्फ लखनऊ की बात कर रहे हैं, बल्कि लखनऊ से लेकर के पूरा पूर्वांचल क्षेत्र, जहां पर पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां हैं, गरीब हैं, बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समृद्ध माना जाता है और है भी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश गरीब माना जाता है। यहाँ के मुसलमानों की हालत, माली हालत होती है, उसी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी की माली हालत होती है। और